नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नेवल्नी की जेल में मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं। पश्चिमी देशों ने जताया गहरा दुख। रूस की भूमिका की जांच की मांग की। जर्मनी और यूक्रेन के बीच हुआ 10 साल के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौता। जर्मनी के चांसलर ने रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की दोहराई प्रतिबद्धता। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताया आभार। कहा, परिस्थिति के लिहाज से जर्मनी का समर्थन यूक्रेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण। यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी शहर अवदीवका में भीषण जंग जारी। यूक्रेन ने कहा, स्थिति मुश्किल जरूर लेकिन नियंत्रण में है। अमेरिका ने शहर के ढह जाने की जताई आशंका। जो बाइडेन ने कांग्रेस से यूक्रेन की मदद की फिर की अपील। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में छाया रहा यूक्रेन और इजराइल हमास संघर्ष का मुद्दा। इजराइल ने कहा, दुनिया को ईरान और हिजबुल्लाह पर दक्षिण लेबनान से हटने के लिए डालना चाहिए दबाव। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, फलस्तीन के आम नागरिकों पर हमले को नहीं ठहराया जा सकता है उचित। चुनावी साल में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को उपचुनाव में लगा जोरदार झटका। विपक्षी लेबर पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले दोनों संसदीय क्षेत्रों में दर्ज की जीत। ऋषि सुनक ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने की अपील की। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नेवल्नी की जेल में मौत हो गई है। वो जेल में 19 साल की सजा काट रहे थे। बताया गया है कि नेवल्नी सुबह टहलने के बाद अस्वस्थ महसूस करने लगे और तुरंत बेहोश हो गए। इसके बाद मेडिकल स्टाफ ने नेवल्नी को मृत घोषित कर दिया। अभी तक नेवल्नी की मौत का कारण पता नहीं चल सका है। नेवल्नी की मौत पर पश्चिमी देशों ने गहरा दुख जताया है। एलेक्सी नेवल्नी की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई है। उन्हें रूस के राष्ट्रपति का धुर विरोधी माना जाता था। एलेक्सी नेवल्नी को यमालो नेनेट्स क्षेत्र की जेल सेवा ने मृत घोषित किया। नेवल्नी को कुछ दिन पहले ही इस जेल में शिफ्ट किया गया था। अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में यमालो नेनेट्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के संघीय प्राधिपति सेवा ने कहा है कि नेवल्नी को शुक्रवार को टहलने के बाद अस्वस्थ महसूस हुआ और वे लगभग तुरंत बेहोश हो गए। इसके बाद मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया लेकिन उन्होंने नेवल्नी को मृत घोषित कर दिया। अभी तक नेवल्नी की मौत का कारण नहीं पता चल सका है। इस बीच क्रेमलिन ने दावा किया है कि उसे नेवल्नी की मौत के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहां तक हम जानते हैं, वर्तमान में सभी मौजूदा नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं और सभी जांच किए जा रहे हैं। पिछले साल अगस्त में एक रूसी अदालत ने 19 साल की और जेल की सजा सुनाई थी। जेल कॉलोनी जहां नेवल्नी अपनी सजा काट रहे थे वो मॉस्को से लगभग 1900 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यमालो नेनेट्स क्षेत्र में गंभीर स्थितियों के लिए कुख्यात है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेवल्नी की मौत के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। पुतिन को इसकी कोई परवाह नहीं है कि कौन मरता है। उन्हें तो सिर्फ अपने पद पर बने रहना है। पुतिन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पश्चिमी देशों ने नेवल्नी के मौत पर गहरा दुख जताया है। वे जो भी कहानी बताएं, हमें ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि रूस जिम्मेदार है और इस पर हमें बाद में और कुछ कहना होगा। मैं रूस से आ रही खबरों से बेहद दुखी और चिंतित हूँ कि एलेक्सी नेवल्नी की मृत्यु हो गई है। सभी तथ्यों को स्थापित किया जाना है और रूस को गंभीर सवालों के जवाब देने होंगे। नेवल्नी जनवरी 2021 से रूस में सलाखों के पीछे हैं। उन्हें जर्मनी में नर्व एजेंट के हमले से उबरने के बाद मॉस्को लौटने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। नेवल्नी ने नर्व एजेंट के हमले के लिए क्रेमलिन को जिम्मेदार ठहराया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने रूस में जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया और क्रेमलिन के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। तब से उन्हें 3 बार जेल की सजा मिल चुकी है और कथित छोटे मोटे उल्लंघनों के लिए उन्होंने दंड कॉलोनी नंबर 6 में महीनों तक
अलगाव में बिताया। हालांकि नवेल्नी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। जर्मनी और यूक्रेन के बीच 10 साल के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौता हुआ है। दोनों देश ये सुनिश्चित करने के लिए काम करना जारी रखने पर सहमत हुए कि रूस की आक्रामकता पर नकेल कसी जा सके। इसमें रूस पर प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण भी शामिल हैं। समझौते के तहत रूस की जब्त संपत्तियों को तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि रूस यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर देता। इस दौरान जर्मनी के चांसलर ने रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जर्मनी का आभार जताते हुए कहा, परिस्थिति के लिहाज से जर्मनी का समर्थन यूक्रेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार, कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। अवदीवका शहर में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। रूस बीते कई महीनों से इस शहर पर कब्जे का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन अवदीवका में और अधिक सैनिकों की तैनाती की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने अवदीवका के रूस के कब्जे में जाने की आशंका जताई है। वहीं नेटो प्रमुख ने यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने की अपील की है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग तीसरे साल में पहुंचने वाली है। दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के अद्विका शहर में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष जारी है।
रूस बीते कई महीनों से इस अहम शहर पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन नियंत्रण में हैं। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि यहाँ और अधिक सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। हालांकि गुरुवार को सैनिकों को कई मोर्चे से हटाने के संकेत दिए गए थे। युद्ध से बर्बाद हो चुके इस शहर को बचाने की यूक्रेन के प्रयास के सामने हथियारों और गोला बारूद की कमी की चुनौती है। कई यूक्रेनी सैनिकों का मानना है कि शहर किसी भी वक्त रूस के कब्जे में जा सकता है। वहीं गुरुवार को अमेरिका ने भी कहा है कि रूस औद्योगिका पर कब्जा कर सकता है। दुर्भाग्य से रिपोर्ट मिल रही है कि स्थिति गंभीर है। रूसी हर दिन यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं। अवदीवका के रूसी नियंत्रण में आने का खतरा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जितना संभव हो सका यूक्रेनी जानों को बचाने का प्रयास किया जाएगा। युद्ध में लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुके शहर को नजदीकी क्षेत्र डोनेस्क का गेटवे कहा जाता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर इस बेहद अहम मोड़ पर यूक्रेन को समर्थन नहीं मिला तो इतिहास में इसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को $60 अरब की मदद देने वाले बिल पर बहस से पहले बाइडेन ने संसद सदस्यों से इसके पक्ष में मतदान की अपील की है। इस बीच म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि पुतिन किसी भी हालत में अपने मकसद में सफल होने वाले नहीं हैं। एक बार फिर उन्होंने सहयोगी देशों से यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने की अपील की है। पुतिन को यह एहसास होना चाहिए कि युद्ध के मैदान पर उन्हें वो नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं। इसलिए यदि हम स्थायी शांति चाहते हैं तो हमें यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराना जारी रखना होगा। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेनी सीमा पर आतंकवादी रोधी कार्रवाई के दौरान कई यूक्रेनी और बेलारूसी नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस समूह से जुड़े कई लोग सप्ताह में 2-3 बार हिरासत में लिए जा चुके हैं। ड्रोन की मदद से कुछ यूक्रेनी नागरिक दलदलों के माध्यम से हमारी सीमा में रेंगते हुए विस्फोटकों को भेज रहे थे। ये लोग रूस और बेलारूस में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देना चाहते थे। इस बीच पोलैंड बेलारूस सीमा पर लगे अवरोध के त्वरित आधुनिकीकरण की योजना बना रहा है। फिनलैंड और पोलैंड अवैध प्रवासन के खिलाफ यूरोप की दृढ़ नीति पर मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दोनों देशों ने इसका जवाब देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से अपनी बाहरी सीमाओं को मजबूत करने का निर्णय लिया है। वहीं रूसी सैन्य ब्लॉगर्स और क्रेमलिन के एक पूर्व सलाहकार ने दावा किया है कि मॉस्को ने अपने काला सागर बेड़े के कमांडर को निकाल दिया है, जिसके एक जहाज को यूक्रेन ने नष्ट करने की बात कही थी। हालांकि एडमिरल विक्टर सोकोलोव की बर्खास्तगी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को जोरदार झटका लगा है। दरअसल वेलिंगबोरो और किंग्सवुड में गुरुवार को उपचुनाव हुआ था। दोनों सीटों पर लेबर पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हार गई। दोनों संसदीय क्षेत्रों को कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माना जाता है। ब्रिटेन में 2019 के आम चुनाव के बाद 21 बार उपचुनाव हो चुके हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने सिर्फ 4 उपचुनाव में ही जीत दर्ज की। ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को उपचुनाव में जोरदार झटका लगा है। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में लेबर पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कर इस साल होने वाले आम चुनाव के संकेत दे दिए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए सुरक्षित सीट माने जाने वाली विलिंग्सबोरो में लेबर पार्टी ने 7,408 के मुकाबले 13,844 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं किंग्सवुड में जीतने वाले लेबर पार्टी के उम्मीदवार को 11,176 मत मिले, जबकि टोरी के प्रत्याशी को 8,675 वोट हासिल हुए। गुरुवार को मध्य इंग्लैंड के विलिंगबोरो और दक्षिण पश्चिम में किंग्सवुड में उपचुनाव हुआ था। विलिंगबोरो में टोरी सांसद पीटर बोन को एक स्टाफ सदस्य को धमकाने और यौन दुर्व्यवहार के आरोप में संसद से निलंबित कर दिया गया था। उत्तरीय सागर में तेल और गैस डीलिंग को बढ़ावा देने की सुनक की योजना के विरोध में किंग्सवुड के सांसद क्रिस स्टिमडोर के इस्तीफे के बाद यहां चुनाव हुआ था। कंजर्वेटिव पार्टी यहां 2010 से लगातार चुनाव जीतती आ रही थी। वेलिंगबोरो के लोगों ने ब्रिटेन के लिए बात की है। यह लेबर पार्टी के लिए एक आश्चर्यजनक जीत है और इसे नॉर्थैम्पटन शहर से डाउनिंग स्ट्रीट तक एक संदेश भेजना चाहिए। 2019 में हुए पिछले आम चुनाव के बाद से सत्ताधारी टोरी 21 उपचुनाव में से सिर्फ 4 सीटें ही जीतने में सफल हो सकी है। इस हार से प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के आलोचकों को बड़ा मौका हाथ लग गया है, जो बार बार डर जाहिर कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है।
उपचुनाव में 2 सीटों पर मिली हार के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आम चुनाव में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने का आह्वान किया है। मतदान प्रतिशत बेहद कम था। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास मौका है कि हमें काम करके लोगों को दिखाना है उनकी प्राथमिकता हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि लेबर पार्टी या कीर स्टारमर को विकल्प बनाने के लिए जनता में कोई खास उत्साह नहीं है। टोरी के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में मिली जीत से उत्साहित लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने कहा है कि इससे पता चलता है कि लोगों का भरोसा हम पर बढ़ रहा है और हम उनके लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सत्ताधारी पार्टी के लिए लेबर तो खतरा है ही, साथ ही दक्षिणपंथी रिफॉर्म पार्टी के 4000 वोट भी उसकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। अगर रिफॉर्म का वोट कंजर्वेटिव पार्टी को चला जाता तो नतीजा कुछ और होता। जानकारों को मानना है कि ये साफ संकेत है कि आगामी चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टी उसका खेल आसानी से खराब कर सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।